सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। आज यहाँ पर मैं आपके फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड पेपर का सोल्यूशन लेकर के आई हूँ इस क्लास में। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग का पेपर बहुत बहुत अच्छा गया होगा। आप लोग का पेपर कैसा गया जरूर कमेंट करिएगा, और आप लोग के लिए कितना हेल्पफुल रहे मेरी क्लासेस, सुपर फास्ट रिवीजन, इन सभी के बारे में आप बताइएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं और वो फिर पूछे गए हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन इसका एग्जाम्पल है कि ये क्वेश्चन बहुत बार प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। जो मैंने आप लोगों से कहा था वो आपने देखा भी होगा। अगर अच्छे से आपने सारी क्लासेस को लिया होगा तो आप लोगों को लगा होगा कि वाकई में सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, शिक्षण पुनर्बलन की आवश्यकताओं का क्रम है। ये किसका कथन है? तो यहाँ पर होना चाहिए था शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। ठीक है, ये कथन है स्किनर का। ऑप्शन 1 ही सही हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, शिक्षण का प्रमुख कार्य विचारों, तथ्यों एवं सूचनाओं को शिक्षार्थियों तक पहुंचाना है। यह किसका कथन है? दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा, ये कथन है हर्बर्ट का। ऑप्शन 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। शिक्षण अधिगम सिद्धांत किसके लिए वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करते हैं? शिक्षण के नियोजन, शिक्षण की व्यवस्था, शिक्षण का मूल्यांकन या फिर उपयुक्त सभी। दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4 है, शिक्षण में उदाहरण के आधार पर छात्र आसानी से समझ जाते हैं संकल्पनाओं को, कठिन तथ्यों को, अमूर्त भावों को या फिर उपयुक्त सभी को। तो जब हम एग्जाम्पल देकर के बच्चों को बताते हैं तो बच्चे यहाँ पर संकल्पनाओं को भी, कठिन तथ्यों को भी और अमूर्त भावों को भी समझ जाते हैं। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रश्नोत्तर शिक्षण विधि किसके समय से चली आने वाली एक प्राचीन पद्धति है? सुकरात, जॉन ड्यूबी, रूसो या स्मिथ। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। सुकरात की ही देन है प्रश्नोत्तर शिक्षण विधि, आप सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रश्न कौशल के घटक हैं प्रश्नों की संरचना, प्रस्तुतिकरण, वितरण या फिर उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7 है, अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को ही सीखना कहते हैं। यह परिभाषा किसकी है? तो कोहलर, गेट्स, पावलो या ब्रूनर। तो ये है कथन गेट्स का। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, कक्षा में संप्रेषण का प्रारूप होता है शाब्दिक संप्रेषण, अशाब्दिक संप्रेषण, शाब्दिक एवं अशाब्दिक संप्रेषण दोनों या फिर लिखित संप्रेषण। तो राइट आंसर हम सभी को पता है ऑप्शन नंबर 3, शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण दोनों का ही प्रयोग होता है। क्योंकि शिक्षक कभी कभी कोई बच्चा शोर कर रहा तो उसकी तरफ अगर वो ध्यान से देख भी लेते हैं या एक तरीके से कि मन में ही बोलते हैं चुप रहो, लेकिन बच्चा देख करके समझ जाता है कि टीचर उसके ऊपर नाराज है क्योंकि वो कक्षा में बात कर रहा था। तो एक तरीके से अशाब्दिक संप्रेषण और शाब्दिक संप्रेषण, जब टीचर बोलते हैं तो शाब्दिक हो गया, और अगर वो इशारे से किसी को खड़ा कर रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं तो ये अशाब्दिक हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र की ओर सबसे पहले किसने ध्यान आकर्षित किया था? स्पेंसर, हर्बर्ट, ट्यूबी या प्लेटो। दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हर्बर्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है, विद्यालय पर्यटन सर्वप्रथम किस शिक्षा शास्त्री की देन है? प्रोफेसर रॉय, रेमंड, प्लेटो या फिर पीएन रॉय। तो देखिए दोस्तों, विद्यालय पर्यटन सर्वप्रथम किस शिक्षा शास्त्री की देन है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए प्रोफेसर रॉय, रेमंड, प्लेटो और पीएन रॉय दिया हुआ है। तो दोस्तों, अगर हम सिर्फ पर्यटन विधि की बात करें तो पर्यटन विधि के जो जनक है वो पेस्टालॉजी है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए विद्यालय पर्यटन सर्वप्रथम किस शिक्षा शास्त्री की देन है, यानी कि विद्यालय से बच्चों को जो हम ले जाते हैं, बच्चों को टूर घुमाने या कहीं ले जाते हैं, तो ये सबसे पहले किस शिक्षा शास्त्री ने इसको दिया था? तो विद्यालय पर्यटन सर्वप्रथम, यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर बहुत ढूंढने के बाद ऑप्शन 1 कहीं कहीं मिला है प्रोफेसर रॉय। बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद मिला है क्योंकि ये क्वेश्चन दिया भी नहीं हुआ है आपके बुक में भी। तो यहाँ पर अगर आपने ऑप्शन 1 सही लगाया है तो इसको हम मान सकते हैं। फिलहाल अभी जब तक जो आंसर है वो करेक्ट नहीं होता है पीएनपी की तरफ से, या फिर इसका क्या आंसर है एग्जैक्ट यहाँ बता पाना मुश्किल। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है, शिक्षण प्रक्रिया को कौशल के रूप में किस संस्था ने सर्वप्रथम अध्ययन किया? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, जेएनयू, फोर्ट विलियम कॉलेज या एनसीईआरटी। राइट आंसर है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 12 है, जब छात्र टॉक और चौक से नहीं समझते, मतलब
बातों से नहीं समझते हैं, चौक से बताने पर, ब्लैक बोर्ड पर नहीं समझते हैं, तो शिक्षक किसका प्रयोग करते हैं? तो सहायक सामग्री यानी कि टीएलएम का प्रयोग करते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का। क्वेश्चन नंबर 13 है, छात्रों में क्रियाशीलता का आंदोलन सर्वप्रथम किसने विकसित किया था? तो रूसो ने। रूसो ने क्या कहा था? बच्चे को आप छोड़ दीजिए, वो खुद करके सीखेगा, वो खुद गलतियां करेगा और वो खुद सीखेगा। तो सबसे पहले ये रूसो ने ही, प्रकृतिवाद इन्होंने ही दिया था, आप सभी को पता है, आपने पढ़ा भी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, शिक्षण अधिगम सामग्री का कक्षा में प्रयोग करना चाहिए। तो शिक्षण अधिगम सामग्री का जो प्रयोग है कक्षा में, वो हमें अधिक से अधिक, कम से कम, आवश्यकता अनुसार या कभी कभी, तो हमें जब जरूरत हो तभी हमें प्रयोग करना है, यानी कि आवश्यकता अनुसार। अभी ऊपर आपने देखा है कि जब बच्चे टॉक और चौक की मदद से नहीं सीख पाते हैं तब हम किसका प्रयोग करते हैं? सहायक अधिगम सामग्री या सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं। तो वही चीज यहाँ पर पूछा है कि शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग हम कब करना चाहिए? हमें जब हमें जरूरत हो, यानी कि जब हमें आवश्यकता हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, रुचि एक ऐसी प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति अथवा वस्तु अथवा क्रिया के प्रति ध्यान देने हेतु प्रेरित करती है। यह किसका कथन है? ड्रेवर, क्रो एंड क्रो, बी एम ब्लूम या बी एस ब्लूम या हर्बर्ट? राइट आंसर है क्रो एंड क्रो का कथन है। इसके बाद अब हम अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को भी हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, अशाब्दिक संप्रेषण क्या होता है? तो अशाब्दिक संप्रेषण में हम बोल करके बच्चों को कुछ नहीं बताते, यानी कि भाषा का, अशाब्दिक शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, शब्दों का प्रयोग हमें नहीं करना है, यानी कि ऐसा संप्रेषण अशाब्दिक संप्रेषण होता है जिसमें हम भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। इसमें हम अपनी वाणी के द्वारा, संकेतों के द्वारा, अपनी भाव भंगिमाओं के द्वारा, स्पर्श के द्वारा, स्पर्श संपर्क के द्वारा, यानी कि बच्चों को छूकर, बच्चों को एक तरीके से संकेत के माध्यम से हमें पढ़ाना होता है। जैसे हाथों से हम इशारा कर सकते हैं, 1 2 4, या इस तरीके से आंखों से, या इस तरीके से ही हमें बच्चों को संकेत करना होता है। तो यही होता है अशाब्दिक संप्रेषण। फिर है, लघु क्षेत्रीय पर्यटन से क्या अभिप्राय है? तो लघु क्षेत्रीय पर्यटन का अभिप्राय एक ऐसे पर्यटन से होता है जो कम से कम, अधिक से अधिक वास्तविक अनुभव प्राप्त कर सके, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, या ऐसा पर्यटन होता है जिसमें हम कम से कम या अधिक से अधिक वास्तविक अनुभव प्राप्त कर सके, अर्थात इसमें अध्यापकों द्वारा छात्रों के पास ही किसी स्थान, एक तरीके से कह सकते हैं कि हम अपने अपना जो क्षेत्र है, क्षेत्रीय पर्यटन यहाँ पर लिखा हुआ है ना, अपने क्षेत्र के जो मंदिर है, धर्मशाला है, पुस्तकालय है, या ऐसा कोई तरीके से पार्क है जहां पर हम बच्चों को ले जा करके घुमा सकते हैं या उनको दिखा सकते हैं, तो ये लघु क्षेत्रीय पर्यटन के अंतर्गत आता है, जहां पर हम बच्चों को अपने क्षेत्र के आसपास की चीजों के बारे में, कृषि के बारे में, पुस्तकालय के बारे में, मुर्गी पालन, मंदिर के बारे में, धर्मशाला के बारे में बता सकते हैं, या वहां ले जाकर के बच्चों को दिखा सकते हैं। बाल केंद्रीय शिक्षण की विशेषताएं बताइए। तो आप सभी को पता है कि जो बाल केंद्रीय शिक्षा है, आज के समय की शिक्षा बाल केंद्रीय शिक्षा ही है। बच्चे को ध्यान में रख करके ही हम बच्चे को शिक्षा देते हैं, बच्चा जिस तरीके से चाहे उसी तरीके से उसको पढ़ाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, दृष्टांत कौशल क्या है? दोस्तों, जो दृष्टांत कौशल होता है, एक तरीके से इसमें हम किसी न किसी घटना या फिर किसी विषय के बारे में, किसी विषय को हम उदाहरण के माध्यम से, उदाहरणों, चार्ट, मॉडल, नक्शे आदि की सहायता से स्पष्ट करते हैं। ठीक है, तो जब व्याख्यान के द्वारा पाठ पूर्णतः स्पष्ट नहीं होता है तब शिक्षक क्या करते हैं? एग्जाम्पल देकर के बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं। और ये प्रत्येक, एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रत्येक सब्जेक्ट में ये देखने को मिलता है कि टीचर एग्जाम्पल देकर के ही पढ़ाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, श्यामपट्ट कौशल के घटकों का नाम लिखिए। तो श्यामपट्ट कौशल में हम कह सकते हैं श्यामपट्ट की सूक्ष्मता, श्यामपट्ट की उपयोगिता, लेखन की स्पष्टता, जो हम लिखें, सबसे महत्वपूर्ण यही है कि जो हम लिखें वो स्पष्ट होना चाहिए। फिर है, अपेक्षित अधिगम स्तर का शाब्दिक अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि न्यूनतम शिक्षण अधिगम हम कह सकते हैं कि न्यूनतम, यानी कि कम से कम हर बच्चे को, अगर कक्षा 1 का बच्चा है तो इतना तो आना ही चाहिए कि बच्चे को गिनती आए, बच्चे को वर्णमाला का ज्ञान हो। एक निश्चित कक्षा में बच्चे को कितना आ रहा है, यानी कि प्रत्येक कक्षा के लिए और विषय के लिए एक न्यूनतम निर्धारित लाइन होती है कि इस लाइन को तो हर बच्चा टच करेगा ही करेगा। अगर इससे ऊपर आ रहा है तो और अच्छी बात है, लेकिन उस लाइन तक लगभग सभी बच्चों को पहुंचना है। तो यही है न्यूनतम अधिगम स्तर या अपेक्षित अधिगम स्तर, जिसमें बच्चे को कुछ ना कुछ, लगभग जितना उस क्लास की रिक्वायरमेंट होती है उतना उस क्लास में बच्चे को आना चाहिए। जैसे कि कक्षा 1 के बच्चे को गिनती आ गई 1 से 100 तक।
इसके अलावा कक्षा 1 के बच्चे को अ से लेकर के ज्ञ तक वर्णमाला आ गई, ए से लेकर के जेड तक इंग्लिश की वर्णमाला आ गई। तो इतना तो कम से कम बच्चे को आना ही चाहिए। इसके बाद अगर बच्चा शब्दों को पढ़ ले रहा है, सवालों को जोड़ ले रहा है, घटा ले रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है, मिनी टूल किट के कुछ एग्जाम्पल बताइए। मिनी टूल किट में क्या क्या होता है? तो जो मिनी टूल किट होता है, इसमें दोस्तों देखिए, हथौड़ी होता है, टाँका लगाने का उपकरण होता है, होल्डर होता है, चिमटी होता है, पेचकस होता है, साइकिल की रिंच होती है, ये सब होते हैं। ठीक है, प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए छोटी छोटी चीजों से बच्चों को पढ़ाना व समझाना आसान हो जाता है। तो ये सब चीजें होती है मिनी टूल किट में। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है, पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है? तो पुनर्बलन सकारात्मक और नकारात्मक भी प्रकार का होता है, या फिर इस तरीके से भी कह सकते हैं कि शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों प्रकार का पुनर्बलन भी होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षण सूत्र क्या है? तो फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षण का उद्देश्य अधिक से अधिक पाना, ना कि अधिक से अधिक खोना है। शिक्षण सूत्रों से बच्चों को अधिक से अधिक ग्रहण करने योग्य बनाना है, यही इन्होंने कहा है शिक्षण के बारे में, शिक्षण सूत्र के बारे में। इसके बाद देखिए, क्रियात्मक परक शिक्षण सिद्धांत किस पर आधारित है? तो क्रियापरक जो शिक्षा है, क्रियापरक शिक्षण है, ये आधारित है एक्टिविटी टीचिंग पर, यानी कि गतिविधि पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 26 है, किन्हीं दो नवीन शिक्षण विधियों का नाम लिखिए। तो नवीन शिक्षण विधियों में हम कह सकते हैं बाल केंद्रीय शिक्षण विधि, इसके अलावा स्व क्रियापरक शिक्षण विधि, या फिर और भी बहुत सारी क्रिया विधियां हैं। इसके बाद अगला है, शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण में क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण में अगर हम सावधानी की बात करें, तो सबसे पहले तो कम लागत में वो बननी चाहिए, यानी कि कम लागत में हमें वो बन जाए। इसके अलावा एक ही शिक्षण सामग्री का प्रयोग हम गणित विषय में भी कर पाए, विज्ञान विषय, यानी कि अधिक से अधिक विषय में अगर हम उस शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये भी अच्छी बात है। और सावधानी अगर पूछ रहा है यहाँ पर कि सावधानी कैसे हम रख सकते हैं, तो सावधानी का तरीका है कि हम किस तरीके से उसे सावधान पूर्वक रखें, यानी कि ऐसी जगह पर रखें जहां पर सीलन ना हो कमरे में, यानी कि दीमक ना लगे, इस जगह पर हमें उसे रखना चाहिए। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान होना चाहिए कि हमें सहायक शिक्षण सामग्री के निर्माण में ये सब चीजें तो ध्यान रखनी ही चाहिए कि किस तरीके से उसे हमें बनाना है, उसे रखना किस तरीके से है, ये भी बहुत जरूरी है। तो समझ में आ गया होगा आपको कि हमें ऐसी जगह पर रखना है जहां पर वो टूटे फूटे ना, और कब और किस प्रकार से उसका प्रयोग करना है, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। जब हमें उस सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना होगा, तभी हम उसको उस जगह से निकालेंगे और फिर ले जाकर के उसी जगह पर रख देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा लिखिए। तो सूक्ष्म शिक्षण की जो परिभाषा है, सूक्ष्म शिक्षण एक तकनीक है जिसका इस्तेमाल छात्र अध्यापकों में कौशल के विकास के लिए किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षा या सूक्ष्म शिक्षण को न्यूनतम शिक्षण उपागम भी कहते हैं। तो ये बहुत ही 5 से 10 मिनट की क्लास होती है, आप सभी ने किया होगा, जिसे हम माइक्रो टीचिंग भी कहते हैं, और एक समय में एक ही कौशल के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 29, शिक्षण उद्देश्यों को प्रमुखतः किन 3 पक्षों में बांटा जाता है? तो मुख्य रूप से 3 भागों में हम बांटते हैं, ज्ञानात्मक शिक्षण, भावात्मक और मनोगत्यात्मक। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, न्यूनतम अधिगम स्तर की आवश्यकता के लिए जिम्मेदार किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख करिए। तो शिक्षा का गिरता हुआ स्तर हम कह सकते हैं, इसके अलावा बच्चों के अधिगम स्तर में अंतर, पढ़ाई के बीच कोई दिक्कत को दूर करने में, ये पॉइंट भी हम रख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने टोटल 30 क्वेश्चंस को यहाँ पर देख लिया। अब यहाँ पर देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण सोपान क्या है? तो सूक्ष्म शिक्षण सोपान अभी आपको बताया कि जो चक्र है, ये एक तरीके से जिसे माइक्रो टीचिंग कहते हैं। इसमें हम अलग अलग डे पर, अलग अलग दिन पर हम अलग अलग कौशलों के बारे में डिस्कस करते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं, बच्चों को किस तरीके से क्लास में पढ़ाना है, उसी प्रकार का एनवायरनमेंट रख करके हम कक्षा में क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। ठीक है, एक चक्र में अगर हम बात करें तो 36 मिनट लगभग लगते हैं। फिर है श्रव्य दृश्य सामग्री कैसी होनी चाहिए? तो श्रव्य दृश्य जो सामग्री है वो ऐसी होनी चाहिए कि जो बच्चों को आसानी से, जिसको देख करके, सुन करके बच्चों को आसानी से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उनको चैप्टर समझ में आ जाए, जैसे कि कंप्यूटर हुआ, टेलीविजन हुआ, यही सब चीजें होती हैं, आप सभी को पता है। फिर क्वेश्चन नंबर 33 है, शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम की आधारभूत प्रक्रिया बताइए। तो शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम की आधारभूत प्रक्रिया के अंतर्गत दोस्तों देखिए,
कार्यक्रम कौन कौन से आ रहे हैं, तो कार्यक्रम के उद्देश्यों की सूची, प्रक्रिया विधि, रिहर्सल, कैमरे का स्थान निर्धारण, ये सब चीजें होते हैं। ठीक है, इसके अलावा सहायक सामग्री की तैयारी, शिक्षण बिंदु एवं उनका क्रम, विशिष्ट क्षेत्र का चुनाव, सुविधा अनुसार रिकॉर्डिंग, फिर अंतिम रिहर्सल, ये सब चीजें आती हैं। फिर है निदानात्मक शिक्षण के प्रमुख साधनों का उल्लेख करिए। तो निदानात्मक शिक्षण के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि बच्चों को हम समूह में बुला करके उनकी जो समस्याएं हैं उनको जानने का प्रयास कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों का टेस्ट लेकर के हम जान सकते हैं कि बच्चों में कौन कौन सी किस विषय में कितनी कमी है, किस बच्चे के अंदर 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 तो ये सब हम पता कर सकते हैं। किसी एक शिक्षण प्रविधि को विस्तार से समझाइए, क्वेश्चन नंबर 35 है। किसी एक शिक्षण प्रविधि को विस्तार से समझाइए, तो इसमें हमने प्रश्नोत्तर प्रविधि, कहानी प्रविधि, बहुत सारी प्रविधियां हैं जिनके बारे में आप अच्छे से इसमें लिख सकते थे। फिर है उपचारात्मक शिक्षण किसे कहते हैं, इस शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली विधियों को भी समझाइए। तो उपचारात्मक शिक्षण आप सभी को पता है कि जब हमने एक बार बच्चे की क्या कमी है, निदान का पता लगा लिया, निदान कर लिया कि बच्चा किस विषय में कमजोर है, उसके बाद उसका क्या करेंगे, हम उपचार करेंगे। तो ये उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर हमें यही लिखना है और यहाँ पर पूछा है कि कौन कौन सी विधियां हैं। तो पुरानी पद्धति, अभ्यास के द्वारा दोषों को दूर करना, और वैदिक काल में हमारे यहाँ वाचन संबंधी दोषों को अभ्यास के द्वारा ही हम दूर करते थे। जो बच्चे गलत उच्चारण करते थे उनको अभ्यास के माध्यम से सही करा दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 37 है, छात्र सहभागिता कौशल से आप क्या समझते हैं। कक्षा कक्ष में छात्र सहभागिता की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। तो हम सभी को अच्छे से पता है, अगर टीचर खाली कक्षा में पढ़ाकर चले जाएंगे और अगर बच्चे कक्षा में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, अगर बच्चे क्वेश्चंस का आंसर नहीं देंगे, बच्चे कॉन्सेप्ट को समझेंगे नहीं, तो फिर कोई फायदा ही नहीं होगा पढ़ाने का। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, संप्रेषण प्रक्रिया में किन तत्वों का होना आवश्यक। तो हम सभी को पता है कि संप्रेषण प्रक्रिया में 3 तत्व महत्वपूर्ण होते हैं, संदेश, माध्यम और ग्राही। इसके अलावा जो प्रतिपुष्टि होती है, बच्चे ने कितना सीखा, ये जानना भी बहुत जरूरी होता है। फिर है शिक्षण अधिगम सामग्री के रख रखाव में बरती जाने वाली सावधानियां क्या है। तो ऑलरेडी इसको मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को कि सामग्री को कम खर्चे में और बहुत ही अधिक उपयोगी बनाना, यानी कि अधिक से अधिक विषयों में प्रयोग करना और सही स्थान पर रखना, और जब उसका प्रयोग करना हो फिर उसको लाना, फिर उसको सही जगह पर रखना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, शिक्षण सिद्धांत के प्रमुख आधारों का वर्णन करिए। तो शिक्षण सिद्धांतों में देखिए, शिक्षण सिद्धांतों के द्वारा टीचर क्या करते हैं, बच्चों को शिक्षा कैसे अच्छे से दें, यानी कि जो प्रमुख आधार है, शिक्षण सिद्धांत के प्रमुख आधार है, वो यही बताते हैं कि किस प्रकार से हम बच्चों को अच्छी से अच्छी और बेहतर से बेहतर शिक्षा दें। तो शिक्षण की पाठ्य वस्तु में शिक्षण सिद्धांतों का बिल्कुल होना आवश्यक है। इसके अलावा शिक्षण का स्वतंत्र अनुशासन, जो शिक्षण है वो इस तरीके से करना है कक्षा में कि कोई भी बच्चा अपने आप को परतंत्र ना महसूस करे, क्योंकि किसी बच्चे को कक्षा में डर ना लगे कोई भी क्वेश्चन पूछने से टीचर से। तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाएंगी। तो दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके खत्म हुए। उम्मीद करती हूँ कि क्लास आप लोगों को यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन आपके मिलाए होंगे। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो दोस्तों आप लोगों को सारे के सारे क्लासेस की, सारे के सारे राजन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगी, तो आप जा करके देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सुपर फास्ट रिवीजन, ये सब आपको मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। और अगर मेरा चैनल आपको थोड़ा सा भी आपको लगा हो कि आपको फायदा हो रहा है क्लासेस को देख करके, तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।